चलिए तो चलते हैं अगले पार्ट पे। ठीक है, क्लास 11 पार्ट 6 चैप्टर फर्स्ट स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन यानी रस समीकरण मिति पर चलते हैं। किस पे चलेंगे? स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन, रस समीकरण मिति। ठीक है, क्या है रस समीकरण मिति और कैसे उसके कैलकुलेशन को हम करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। इसमें लिखा हुआ है कि जब कोई यौगिक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, प्योरेस्ट फॉर्म, किसमें होता है? प्योर फॉर्म। ठीक है, जब कोई यौगिक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है तो उसे रस समीकरण मिति कहते हैं। कोई भी कंपाउंड है जब वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे? उसे रस समीकरण मिति कहेंगे। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि NaCl आप ले लिए। ठीक है, एक कोई पात्र है, एक कोई जार है, उसमें आपने NaCl को फिल किया। ठीक है, क्या किया? NaCl। अब आप सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का परमाणु भार जानते हैं, एटॉमिक मास 23 और ये 35.5, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये 58.5। तो यदि बोलता है इस जार NaCl का वजन वेट 58.5 ग्राम, 58.5 ग्राम है, तो इसमें सोडियम और क्लोरीन का क्या वजन होगा? सोडियम और क्लोरीन का ग्राम में मात्रा कैलकुलेट कीजिए। तो भाई सोडियम और क्लोरीन की ग्राम में मात्रा हम जान रहे हैं NaCl की, तो एक 1 Na है तो 1 Na का 23 ग्राम होता है और Cl का, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। ये प्योरेस्ट फॉर्म, ये क्या है? ये प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का ये प्योर फॉर्म है। तो यदि सोडियम क्लोराइड इसी रेशियो में है 35.5 में, तो वो प्योरेस्ट फॉर्म है उस कंपाउंड का, और जब वो प्योरेस्ट फॉर्म उस कंपाउंड का है तो इसका मतलब कि ये रस समीकरण मिति में है। किसमें है? रस समीकरण मिति में। अब मान लीजिए यहीं पे ये हो जाता है कि 22 ग्राम सोडियम है और 36.5 ग्राम क्लोरीन है। ठीक है ना, 22 ग्राम सोडियम और 36.5 ग्राम क्लोरीन है, तो ये अरस समीकरण मिति हो जाता है। क्या हो जाता? अरस समीकरण मिति, नॉन स्टाइकियोमेट्री। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि रस समीकरण मिति किसे कहते हैं। तो रस समीकरण मिति किसे कहते हैं कि कंपाउंड के प्योरेस्ट फॉर्म को, कंपाउंड के प्योरेस्ट फॉर्म को रस समीकरण मिति कहते हैं। मैंने एग्जांपल दिया कि NaCl का 58.5 ग्राम है, NaCl का 58.5 ग्राम है, उसमें सोडियम 23 ग्राम अवेलेबल है और क्लोरीन 35.5 ग्राम अवेलेबल है। ये प्योरेस्ट फॉर्म है, इनके बीच का रेशियो 23 रेशियो 35.5 ग्राम है। लेकिन यदि यही रेशियो चेंज है कि Na का 22 ग्राम है और क्लोरीन का 36.5 ग्राम है, तो ये रस समीकरण मिति में नहीं होगा। ये है और ये रस समीकरण मिति में नहीं है। ओके, क्लियर? ठीक है ना। तो रस समीकरण मिति क्या होगी कि किसी भी यौगिक का शुद्धतम फॉर्म, जो शुद्धतम रूप होता है, वो क्या होता है? रस समीकरण मिति कहलाता है। कोई भी कंपाउंड है उसका प्योरेस्ट फॉर्म रस समीकरण मिति कहलाएगा। यौगिक के सभी घटक तत्व उसी अनुपात में होते हैं जैसा कि उसके सूत्र में होते हैं। यौगिक के सभी घटक तत्व, हमने एग्जांपल लिया है NaCl का, यौगिक, इस यौगिक के 2 घटक तत्व हैं। कौन कौन से? सोडियम और क्लोराइड। इनका जो वास्तविक अनुपात है वो क्या है? 23 और 35.5। ये यौगिक है, इसके जो घटक तत्व हैं हमेशा इसी अनुपात में होंगे। क्या होंगे? हमेशा इसी अनुपात में होंगे। यानी यदि हमने 2NaCl बना दिया है, क्या बना दिया है? 2NaCl, तो यहाँ पे ये 46 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 71। क्या हो जाएगा? 71 हो जाएगा। तो ये रेशियो इसी अनुपात में बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखा जाए। क्लियर ना? इतनी ये बातें, 2 बातें क्लियर हो गई कि रस समीकरण मिति किसे कहते हैं और यौगिक के सभी घटक उसी अनुपात में होते हैं जैसा कि उसके सूत्र में है। अब हम इसमें से रस समीकरण के हेल्प से क्या क्या निकाल सकते हैं, या क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अपेक्षिक अणुओं की संख्या, कि कितने अणु किस, जैसे 2HCl, तो हमको इसमें अणुओं की संख्या मिल जाएगी। ठीक है ना, कि कितने अणु हाइड्रोजन के और कितने अणु क्लोरीन के रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने अणु ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन और कितने अणु क्लोरीन के आपस में संबंध रिएक्शन कर रहे हैं। दूसरा, मोलों की संख्या, अपेक्षिक संख्या का हमको पता चल जाता है कि
किस तत्व के कितने मोल रिएक्शन करके यौगिक बना रहे हैं। थर्ड नंबर में आपेक्षिक द्रव्यमान कितना किस तत्व का द्रव्यमान है, और आपेक्षिक आयतन यदि उत्पाद और अभिकारक दोनों गैस फॉर्म में है तो हम उनके आयतन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके हेल्प से 3 प्रकार के संबंधों की हम गणना करते हैं, 3 प्रकार के कैलकुलेशंस करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के संबंध की गणना करते हैं? जो पहला संबंध है द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध, दोनों अणुओं के द्रव्यमान के संबंधों की क्या करेंगे, गणना करेंगे। दूसरा संबंध है द्रव्यमान और आयतन संबंध। तीसरा संबंध है आयतन और आयतन संबंध। तो 3 प्रकार के संबंधों की हम इसमें से गणना करते हैं। पहला संबंध है द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध, दूसरा संबंध है द्रव्यमान आयतन संबंध, और तीसरा संबंध है आयतन आयतन संबंध। ये सारी चीजें जो हैं आपने छोटी कक्षाओं में बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार इसकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, या तो साइंस में किया होगा या मैथ्स में किया हुआ है, लेकिन उस टाइम पे आप लोगों को पता नहीं था कि ये स्टाइकोमेट्री है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुई। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू चलेंगे। कुल मिला के स्टाइकोमेट्री की हेल्प से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई कि रस समीकरण मिति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं जब यौगिक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है तो उसे रस समीकरण मिति कहते हैं। इसमें क्या होता है कि यौगिक के सभी घटक तब तो उसी अनुपात में होते हैं जिस अनुपात में वो सूत्र में होते हैं, और इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, आपेक्षिक अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, मोलों की आपेक्षिक संख्या निकाल सकते हैं, आपेक्षिक द्रव्यमान निकाल सकते हैं, आपेक्षिक आयतन निकाल सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के संबंधों की गणना की जाती है, द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध की, द्रव्यमान आयतन संबंध की, और आयतन आयतन संबंध की गणना करते हैं। अब चलिए न्यूमेरिकल में से इस हेल्प सॉल्व करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित जल की मात्रा की गणना कीजिए। क्या बोला है, 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित जल की मात्रा की गणना कीजिए ग्राम में। इसमें आपको रिएक्शंस नहीं दिए, केमिकल रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, तो पहले तो आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी। मीथेन का फार्मूला सभी कोई जानते हैं, CH4। ये जल रहा है, ऑक्सीजन से दहन हो रहा है ना इसका, तो जब दहन हो रहा है तो ये क्या बना देगा, CO2 प्लस H2O। कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब दहन होता है, जलता है, तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। कोई भी कार्बनिक पदार्थ जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है या ऑक्सीजन से दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाता है। ये CO2 प्लस H2O। अब ये समीकरण हो सकता है बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस समीकरण नहीं है, तो पहले बैलेंस करते हैं। समीकरण बैलेंस कैसे करते हैं, या तो हम डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जब 4, और 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजन आ गए। लेकिन यहाँ पे 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2O2। 4 ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन यहाँ आ गए। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि मीथेन में 16 ग्राम मीथेन के दहन से उत्पादित जल की मात्रा कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं लेंगे, हमको मीथेन और जल की मात्रा कैलकुलेट करनी है, तो हम फालतू की चीजें नहीं लेंगे, हम केवल मीथेन और जल ले लेते हैं। ठीक है, तो M1 निकालते हैं। M1 यानी क्या होता है, अणुभार। क्या हो जाएगा, अणुभार। किसका, CH4 का। कार्बन का अणुभार क्या होता है, 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो कार्बन का अणुभार कितना आ जाएगा, 16। M2 निकाल लेते हैं, यानी अणुभार किसका, 2H2O का। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, 2 हाइड्रोजन का 2, और ऑक्सीजन का 16, ये हो गया 18। और चूंकि 2 जल कितने हैं, 2 हैं, तो 16, तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। ठीक है, हमें क्लियर हो गया। हमें M1 इज इक्वल क्या मिला, 16, M2 इज इक्वल क्या मिला, 36। W1 दिया हुआ है हमको, मीथेन का भार कितने ग्राम मीथेन है, 16 ग्राम। ठीक है ना, हमको W2 का कैलकुलेशन करना है। तो आप बहुत कई मतभागी, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, उस फार्मूले से आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको सीधे सीधे M1 अपान M2 इज इक्वल टू W अपान W2। ठीक है, वैल्यू को पुट ऑन कीजिए। M1 की वैल्यू 16, M2 की वैल्यू 36, W1 की वैल्यू
16 और W2 अपन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हो गया, अब साइड चेंज करके सब कर दीजिए। तो 16 इंटू W2 इज इक्वल टू 16 इंटू 36। तो W2 इज इक्वल टू 16 इंटू 36 अपॉन 16। ये 16 और 16 कट। ठीक है, तो जो W2 की वैल्यू आई, W2 की वैल्यू आई वो क्या आई, 36 ग्राम। यानी H2O कितने ग्राम उपस्थित है, 36 ग्राम उपस्थित है। क्लियर हुआ। इस फार्मूले की हेल्प से आप बहुत ही आसानी से स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए अब आगे अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दहन के बाद 22 ग्राम CO2 उत्पादन के लिए कितने मीथेन मोलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, दहन के बाद 22 ग्राम CO2 उत्पादन के लिए किसका उत्पादन करना है, CO2 कितने, क्या आवश्यकता होगी, मीथेन पूछा है। दहन के बाद कितने CO2 मतलब 22 ग्राम CO2 उत्पादन के लिए कितने मीथेन की आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज तो आपको रिएक्शन करानी। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा, मीथेन के साथ ऑक्सीजन, मीथेन के साथ ऑक्सीजन का दहन कर रहे हैं O2। तो रिएक्शन क्या बन रही थी, CO2 प्लस H2O, यानी ये 2 हो रहा था और ये भी 2 हो रहा था। क्लियर? ठीक है, इतना होने के बाद जब हमारे पास रिएक्शंस आ गई, तो रिएक्शंस के बाद हमको क्या क्या निकालना है, हमारे किसके मध्य में संबंध, CO2 और मीथेन। तो केवल मीथेन चाहिए और CO2 चाहिए। CH4 यानी M1, CH4 का M1 क्या होता है, 16। अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, क्या होता है 16, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 4। और M2 यानी CO2 का आरोहण क्या हो जाएगा, 44, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32। 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ऑक्सीजन का 32। W1 आपको दिया है, W1 आपको कैलकुलेट करना है और W2 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 22 ग्राम। 22 ग्राम। तो हमारा फार्मूला क्या है बताएं, फार्मूला M1 अपॉन M2 इज इक्वल W1 बाई W2। इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फार्मूले से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, M1 यानी 16, M2 44 इज इक्वल W1 कैलकुलेट करना है, W2 22 हो गया। ये हो जाएगा आपका 16 इंटू 22 इज इक्वल टू W1 इंटू 44। तो 16 इंटू 22 अपॉन 44 इज इक्वल W1। तो ये आ गया 21, ये 22, ये 16 बाई 2 इज इक्वल टू W1 यानी 8। W1 कितना आ गया, 8 ग्राम। कितना आया, 8 ग्राम। क्या है 8 ग्राम, मेथेन है। 8 ग्राम मेथेन उपस्थित है, लेकिन उसमें मोलों की संख्या निकालनी है। तो मोलों की संख्या N इज इक्वल क्या होता है, N इज इक्वल बताइए, N इज इक्वल बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम, क्या पढ़े हो अभी तक, मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा आप लोगों ने। तो मोलों की संख्या निकालते थे तो क्या करते थे, W बाई M, W बाई M। तो N इज इक्वल W की वैल्यू क्या आई है, 8। क्योंकि कार्बन मेथेन निकालना है तो W की वैल्यू 8 और मेथेन का मोलर मास क्या है, 16। तो ये 16 इज इक्वल टू 1/2 यानी N इज इक्वल 0.5 मोल। कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल। यदि नहीं पढ़ना है तो फालतू पैसे मत खर्च कराओ घर वालों के। इतनी इजी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोग नहीं समझ पा रहे। चलिए ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखेंगे। चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, 12.35 ग्राम कार्बन कार्बोनेट को गर्म करने पर प्राप्त होने वाले CO2 का द्रव्यमान निकालिए। कितने, 12.35 ग्राम कार्बन कार्बोनेट को गर्म करना है। ठीक है, कार्बन कार्बोनेट का फार्मूला CuCO3 को आप हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, CuO प्लस CO2। क्लियर, CuO प्लस CO2। हम पहले यहां से M1 निकाल लेंगे। हमको केवल इससे मतलब कार्बन कार्बोनेटेड और CO2 से, क्योंकि CO2 का द्रव्यमान निकालना है और कार्बन कार्बोनेट को गर्म करना है। तो M1
W1, M2, ये W2, ठीक है। CuCO3 का अणु भार क्या होगा? ठीक है, तो CuCO3 का अणु भार क्या होगा? ठीक है, इसमें देखिए दिया हुआ है कॉपर का 63.5, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है 48। ये क्या हो गया 5 3 123.5 क्या हो गया 123.5। W1 दिया है, W1 दिया हुआ है 12.35 ग्राम। M2 निकालिए यानी CO2 का क्या हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 18, 12 18 44 और W2 अपन को कैलकुलेट करना है। फार्मूला लगा दीजिए M1 by M2 W1 by W2। M1 की वैल्यू क्या है 123.5 अपॉन M2 की वैल्यू 44 इंटू इज इक्वल W1 की वैल्यू क्या है 12.35 बाई W3 का कैलकुलेट करना है। तो W2 इज इक्वल क्या हो जाएगा बताइए सबसे, ये सीधा सीधा W2 इंटू 123.5 इज इक्वल 12.35 इंटू 44, यानी W2 कैलकुलेट करना है तो 12.35 इंटू तो W2 इज इक्वल W2 इंटू 123.5 और इज इक्वल 12.35 इंटू 44। तो W2 कैलकुलेट करना है तो 12.35 इंटू 44 बाई 123.5। तो W3 इज इक्वल टू 7.95 ग्राम के आसपास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7.95 ग्राम के आसपास। तो क्लियर हुआ ना कि हम कैसे इससे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, किसके द्वारा, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन या रस समीकरण विधि के द्वारा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपसे ये सारी चीजें बन जाएंगी। रस समीकरण विधि क्या है, उसमें से कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपसे आ रही है। ठीक है ना, अब आगे हम चढ़ेंगे केमिकल रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना। ठीक है ना, कैसे हम रासायनिक समीकरण को बैलेंस करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी मैंने आप लोगों का टेस्ट ले लिया, बोलते मैंने फार्मूला पूछा, अभी पूछा था ना कि मौलिक संख्या कैसे निकालेंगे। आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है, जब फार्मूला याद नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे। और यदि आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो आप लोग फालतू के पैसे मत बर्बाद कराइए पेरेंट्स के। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक, और बैच की इंफॉर्मेशन मैं फिर से दे देता हूं एक बार कि आप लोगों के बैच में चेंजेस हैं। पता है ना, आप लोगों को मैंने बताया है कि बैच में आप लोगों के चेंजेस हैं। क्या चेंजेस हैं, टाइमिंग में चेंजेस है। ठीक, क्या चेंजेस हैं, 11th का जो बैच है वो कब से शुरू हो रहा है 3 PM टू 4:15 PM। 12th का जो बैच है वो कब से शुरू हो रहा है 4:30 PM टू 5:15 PM। ठीक, और जो 10th मैथ वाले बच्चे आते हैं उनका बैच शुरू स्टार्ट होगा 5:30 PM टू 6:15 PM। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये नेक्स्ट मंडे से है। क्लियर ना, ये टाइमिंग नेक्स्ट मंडे से। ओके, चलिए ठीक, तो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना।